बीएड सेकेंड ईयर में आज हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आत्मबोध से संबंधित बातें हम पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी, तो फर्स्ट यूनिट है स्व एवं स्व अवधारणा तथा इनका विकास। अर्थात स्व क्या होता है, स्व की अवधारणा क्या है तथा इसका विकास किस किस तरीके से होता है। स्व के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान होती है। सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, ये सभी को पता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, लेकिन कहीं भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता है। यही पहचान उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में देखी जाती है। इसके आधार पर ही व्यक्ति पृथक पृथक रूप में यानी कि अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति से कहा जाता है कि वह महात्मा गांधी की भांति सत्य एवं अहिंसा में विश्वास रखता है। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाहे छोटे बच्चे से लेकर किसी भी बड़े व्यक्ति तक पूछ लो कि सत्य व अहिंसा का गुण या इसके रूप में किसकी पहचान बताई जाती है, तो महात्मा गांधी जी की पहचान बताई जाती है। महात्मा, या ये भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की पहचान किस रूप में है, तो सत्य व अहिंसा का गुण उन्हीं में बताया जाता है। स्व के अंतर्गत व्यक्ति की पूर्णता, विशिष्टता एवं संबद्धता का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक छात्र एवं छात्रा विविध प्रकार की परिस्थितियों में अपने व्यापक मूल्यों एवं विधियों का चयन करके अपनी पहचान स्व या आत्म को सिद्ध करता है। स्वयं आत्म संरचना विविध प्रकार की स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार एवं योग्यताओं के द्वारा निर्धारित होती है, जो कि उसके द्वारा सामान्य से पृथक रूप में होती है। अर्थात स्व की जो पहचान होती है वह सामान्य से अलग के रूप में होती है, क्योंकि बहुत सारे गुण होते हैं जो सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से या सभी में इक्वल या एक जैसे गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो गुण सामान्य से अलग होता है वह उसकी पहचान बनता है। यानी कि सबसे अलग हटके उसमें जो गुण पाया जाता है वह उसकी पहचान के रूप में उभर कर बाहर आता है। स्व से जुड़े हुए कई तत्व होते हैं, जैसे शारीरिक तत्व, वंशानुक्रम, वातावरण, सांवेगिक तत्व, संस्कृति, समाजीकरण आदि, जो कि स्व से जुड़े हुए होते हैं। अब है आत्म संरचना की प्रकृति। आत्म संरचना की प्रकृति किस प्रकार की होती है उसे हम निम्नलिखित रूप में पहचान सकते हैं। व्यक्तिवादी प्रक्रिया। व्यक्तिवादी प्रक्रिया में यह होता है कि व्यक्ति की पहचान सामान्य से पृथक के रूप में होती है। जैसे कि कक्षा में अनेक छात्र होते हैं, उसमें से कुछ छात्र प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सृजनात्मक होते हैं। हम कहते हैं ना कि ये स्टूडेंट है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये स्टूडेंट थोड़े वीक हैं, ये सृजनात्मक है। अलग अलग उनकी पहचान होती है। तो ये कैसे पता चलती है? क्योंकि यह उनके अंदर जो उसकी ये जो पहचान है, ये उनके उन स्टूडेंट्स के अंदर जो उनकी अंतर्निहित जो प्रतिभा है और जो उनकी योग्यता है, उसके आधार पर हम उनकी यह पहचान बनाते हैं या ये पहचान उनकी बनती है। जो प्रतिभा होती है, जो उनकी योग्यता होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि यह स्टूडेंट होशियार है, ये मंदबुद्धि है और ये सृजनात्मक है। अतः व्यक्तिवादी प्रक्रिया इसी को कहा जाता है। सेकंड है पृथक व्यक्तित्व की प्रक्रिया। पृथक व्यक्तित्व की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समस्या को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि सभी का, जिसके द्वारा उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। कई बार कुछ समस्या होती है, एक समस्या होती है, लेकिन उस समस्या को देखने का नजरिया और उसका हल निकालने का नजरिया प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। उसी के आधार पर हम उसका व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। सार तत्व की प्रक्रिया। स्व की प्रक्रिया में सार तत्व को भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक छात्र गणित विषय में दक्षता प्राप्त करता है तो उसकी यह पहचान होती है कि वह गणितज्ञ है या गणित में सबसे अच्छा या सर्वोत्तम छात्र है। इसी प्रकार प्रत्येक छात्र में
प्रत्येक क्षेत्र में जब व्यक्ति द्वारा अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त की जाती हैं तो व्यक्ति को उसकी सफलता के साथ जोड़ दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति की सफलता को उस क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाता है जिस क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करता है। जैसा कि अभी बताया कि एक स्टूडेंट यदि गणित में बहुत अच्छा है और वह उस विषय में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह गणित में सर्वोत्तम छात्र कहलाता है। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने पर उस व्यक्ति उस सफलता को उस क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे सामाजिक जीवन में सफल व्यक्ति, यानी कि जिसने सामाजिक जीवन बहुत अच्छे से जिया है, सामाजिक जीवन में वह पूरा सफल हुआ है, तो सामाजिक जीवन में सफल व्यक्ति कहलाएगा। राजनीतिक जीवन में सफल व्यक्ति अर्थात वह एक विशिष्ट क्षेत्र है। जैसे सामाजिक जीवन एक क्षेत्र है, राजनीतिक जीवन एक अलग क्षेत्र है। तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा राजनीतिक क्षेत्र में वह सफलता हासिल करता है, राजनीतिक जीवन उसका बहुत अच्छा होता है, तो वह राजनीतिक जीवन में सफल व्यक्ति कहलाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषताओं की प्रक्रिया। व्यक्तिगत विशेषताओं की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि आत्म संरचना के अंतर्गत छात्रों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो उनकी पहचान बनती हैं। जैसे एक छात्र कक्षा में दूसरे छात्रों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है तथा प्रत्येक छात्र के प्रति समर्पण का भाव रखता है, अर्थात जब भी उसे किसी दूसरे स्टूडेंट्स को जब भी किसी भी स्टूडेंट को उसकी हेल्प की जरूरत होती है या किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है तो वह उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। तो उसकी पहचान कैसी बनेगी? एक सहयोगी हेल्पफुल स्टूडेंट या छात्र के रूप में उसकी पहचान बन जाएगी कि यह एक स्टूडेंट ऐसा है जो किसी को भी सहायता की जरूरत होती है या किसी भी प्रकार की हेल्प की किसी भी स्टूडेंट को जरूरत होती है तो यह हमेशा तत्पर रहता है, तो सहयोगी छात्र के रूप में उसकी पहचान बन जाएगी। इसी प्रकार विशेषताओं के आधार पर छात्रों की पहचान का निर्माण संभव होता है। फिर है व्यक्तिगत गुणों की प्रक्रिया। छात्रों के व्यक्तिगत गुण भी उसकी पहचान के रूप में जाने जाते हैं। जैसे एक छात्र अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करता है हमेशा, तो उसकी पहचान किसके रूप में बनेगी? एक आज्ञाकारी बालक के रूप में उसकी पहचान बनेगी। इस प्रकार व्यक्तिगत गुणों के प्रकटीकरण की प्रक्रिया भी छात्र की आत्म संरचना की प्रक्रिया के रूप में होती है। सिक्स्थ है निरंतरता की प्रक्रिया। की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा पूर्णता की ओर संकेत करने वाले कार्यों को माना जाता है। जैसे सत्य एवं अहिंसा के आधार पर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, तो उनका यह कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल रहा। इस कार्य को ही इनकी पहचान का रूप प्रदान किया गया कि गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। कि जब गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का आधार लिया था, उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के आधार पर ही उन्होंने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो यह उनका जो कार्य था वह स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल रहा था। तो उनकी पहचान किस रूप में बन गई थी कि गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। फिर है विलक्षणता की प्रक्रिया। यूनिकनेस। आत्म संरचना को विलक्षणता की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकारा जाता है। विलक्षणता व्यक्ति की सामान्य से पृथक पहचान निर्मित करती है, अर्थात उसे यूनिक बनाती है। जैसे एक प्रश्न पत्र को सभी छात्र 1 घंटे में पूर्ण करते हैं जबकि एक छात्र 20 मिनट में पूरा करता है, इसलिए उसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि उसमें यह विलक्षण प्रतिभा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, अर्थात यह उसकी एक यूनिकनेस दर्शाती है, यूनिकनेस होती है कि क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से 49 स्टूडेंट उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में 1 घंटा लेते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट यदि उसको 20 मिनट में पूरा कर देता है
तो यह उसकी विलक्षणता की प्रतिभा को दृष्टिगोचर करता है। सहसंबद्धता की प्रक्रिया। आत्म संरचना का संबंध सामाजिक या सामुदायिक व्यवस्था से होता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान समुदाय में ही बनती है। कोई भी व्यक्ति अकेला रहेगा तो उसकी पहचान कैसे बनेगी? किसी भी व्यक्ति की स्पेशल पहचान कब बनती है? जब वह किसी ग्रुप में रहता है, किसी समुदाय में रहता है, किसी समाज में रहता है और उन सब से अलग क्वालिटी जब उसमें दिखती है तो वह उसकी पहचान बनती है। तो पहला तो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की स्पेशल या उसकी पहचान बनने के लिए वह समुदाय में रहता है, यह जरूरी होता है। एक प्रतिभाशाली छात्र की पहचान कक्ष में ही होती है। अगर वो एक अकेला बंदा खड़ा रहेगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि वह कितना होशियार है या कितना कमजोर है, या वह सृजनात्मक है, या वह ड्राइंग अच्छी बना, या उसकी ड्राइंग सबसे बेस्ट है। तो यदि यह नाम आता है कि सबसे बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट है कब पता चलेगा? जब वहां पे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, एक ग्रुप होगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तभी पता चलेगा कि उसमें से सबसे अच्छा ये काम किसने किया है। अतः व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका संबंध समाज, विद्यालय एवं समूह आदि से होगा, तभी उसकी पहचान का कारण बनेगा। अन्यथा यदि कोई इंसान एक अकेला यदि वह कार्य करता है और वह किसी समाज, समुदाय या ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वह कार्य उसकी पहचान नहीं बनेगा। अतः यह एक सह संबद्धता की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है। क्या की जाती है? स्वयं की पहचान सह संबद्धता की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार की जाती है। 9th है सर्वोत्तम भूमिका की प्रक्रिया। व्यक्ति की पहचान उस स्थिति में होती है जब उसकी भूमिका सामाजिक एवं तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में सर्वोत्तम सिद्ध होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए सर्वोत्तम भूमिका की खोज में लगा हुआ रहता है। जैसे गांधी जी का सत्याग्रह आज भी समाज में उनकी स्व संरचना प्रस्तुत करता है। 10th है चुनाव की प्रक्रिया। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि व्यक्ति को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, स्वयं की संरचना के लिए, एक स्पेशल अपने आप को दर्शाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया से उसको गुजरना होता है। वह वहां चुनाव में उसको चुना जाता है ताकि उसकी एक स्पेशल पहचान बने। जब व्यक्ति सामान्य से पृथक हटकर ऐसे तथ्यों या विकल्पों का चुनाव करता है तो वह चुनाव ही उसकी पहचान बनता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था की प्रक्रिया। आत्म संरचना का संबंध किशोरावस्था से अधिक होता है, क्योंकि स्वयं का निर्माण किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक स्वयं का निर्माण कौन सी एज में होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही सबको ये लगता है, वह एक एज ऐसी होती है जिसमें लगता है कि मेरी एक अलग पहचान बने, मैं सबसे यूनिक लगूं। तो यह एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा स्वयं का निर्माण होता है। एक शिक्षक द्वारा किशोरावस्था में बालक को निर्देशन एवं परामर्श अधिक प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में एक बालक अपनी भूमिका की सर्वोत्तम स्वरूप खोज करता है। फिर है पारिवारिक प्रक्रिया। पारिवारिक प्रक्रिया परिवार में विविध प्रकार की गतिविधियों द्वारा भी स्व या आत्म संरचना का निर्माण होता है। जैसे दादा दादी बालक को बहुत प्यार करते हैं, बालक दादा दादी की आज्ञा का पालन करता है। दोनों ही स्थितियां बालक एवं दादा दादी की पहचान को सिद्ध करती हैं। इस प्रकार परिवार की गतिविधियों का अनुकरण जब बालक द्वारा बाहरी व्यवहार में किया जाता है तो वह व्यवहार उसकी सामाजिक पहचान बन जाता है। क्योंकि हमने क्या बताया है कि बालक, दादा दादी बालक को बहुत प्यार करते हैं, यानी कि उसको एक स्थान, दादा दादी उसको एक स्थान देते हैं, तो बदले में बालक भी क्या करता है? दादा दादी की आज्ञा का पालन करता है। तो यही स्थिति समाज में होती है और उसके द्वारा ही समाज में एक व्यक्ति है, उसकी एक सामाजिक पहचान बनती है। जब यह व्यवहार समाज में
वह दर्शाता है। तो फिर है व्यवहारिक प्रक्रिया द्वारा। स्व संरचना की स्थिति व्यक्ति के व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती है। व्यवहार के द्वारा तो स्व की संरचना स्पष्ट होती ही है। एक छात्र पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के चयन तथा उनमें अपनी भूमिका के निर्वहन में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है तो उसको सृजनात्मक छात्र के रूप में जाना जाता है। फिर है सांस्कृतिक प्रक्रिया। स्व संरचना एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार की जाती है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं। उन संस्कृतियों के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। संस्कृति से हटकर व्यक्ति की पहचान उस स्थिति में होती है जब वह अपनी संस्कृति के कुछ तत्वों को त्याग कर दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वीकार कर लेता है। सब अलग अलग संस्कृति होती हैं और अलग अलग संस्कृति की अलग अलग पहचान होती है। तो जो भी व्यक्ति है वह अपनी संस्कृति के आधार पर उसकी पहचान होती है कि यह व्यक्ति वहाँ का है, उसकी संस्कृति के अनुसार वह बिहेव करता है उस प्रॉपर जगह की, तो अपने आप पहचान में आ जाता है कि यह वहाँ का व्यक्ति है। और वह अपनी संस्कृति के तत्वों को त्याग कर दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाता है तो भी वह एक अलग पहचान में आता है। जैसे भारतीयों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव उनकी पृथक पहचान उपस्थित करता है। आत्म संरचना के 8 प्रकार बताए गए हैं, 8 रूप बताए गए हैं, जिसमें से पहला है आत्म पहचान या आत्म अवधारणा। स्वयं की पहचान का संबंध शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अभिवृत्तियों या लक्षणों से होता है, क्योंकि ये सभी तथ्य हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? आत्म पहचान को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से तथ्य आत्म पहचान को प्रभावित करते हैं? शारीरिक तथ्य भी आत्म पहचान को प्रभावित करते हैं, मनोवैज्ञानिक भी करते हैं, सामाजिक भी करते हैं। तो ये सभी तथ्य हैं वे आत्म पहचान को प्रभावित करते हैं। आत्म पहचान के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार की पहचानों का समावेश होता है, जिन्हें पृथक पृथक रूप में बताया जाता है, जैसे जातीय पहचान, राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक पहचान आदि। इन सभी का पृथक वर्णन करना भी अनिवार्य होता है। इसलिए पृथक रूप में आत्म पहचान की अवधारणा एवं उसकी उपधारणाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। सेकंड है जातीय पहचान की संरचना। जातीय पहचान की संरचना विविध प्रकार की सामूहिक संस्कृतियों, भाषाई व्यवस्था, धार्मिक गुणों एवं रीति रिवाजों के आधार पर होती है। जातीय पहचान की संरचना किसके आधार पर होती है? जातीय पहचान की संरचना सामूहिक संस्कृति, भाषाई व्यवस्था, धार्मिक गुण, रीति रिवाजों के आधार पर होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वैदिक रीति रिवाज से विवाह करने पर एक व्यक्ति की पहचान हिंदू के रूप में होती है। यदि हम देखते हैं कि कोई वैदिक रीति रिवाज से विवाह कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि वह हिंदू होगा। और यदि कोई मस्जिद में जाकर या निकाह कर कर वे शादी करता है तो हम उसकी पहचान किसके रूप में करेंगे? ये सभी को पता है कि हम उसकी पहचान हमारे मन में होती है कि वह मुस्लिम व्यक्ति होगा। इसी प्रकार अनेक जातियों के विभिन्न विधान होते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति समाज में या जाति में अपनी पहचान बनाता है। थर्ड है राष्ट्रीय पहचान की संरचना। राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत विविध आचार संहिता एवं दार्शनिक तथ्यों का समावेश होता है। राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत किसका समावेश होता है? राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत विभिन्न आचार संहिता एवं दार्शनिक तथ्यों का समावेश होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए विविध नियमों का अनुकरण करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसे विभिन्न प्रकार के नियमों का अनुकरण करना पड़ेगा, जो नियम उस
नागरिकता को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। यह क्या होती है? यह होता है आचार संहिता। यह तथ्य आता है आचार संहिता के अंतर्गत। दूसरा तथ्य हमने इसमें बताया है दार्शनिक तथ्य। राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत दो तथ्यों का समावेश होता है, एक होता है आचार संहिता, दूसरा होता है दार्शनिक तथ्य। आचार संहिता के बारे में हमने बता दिया कि जैसे किसी जगह की हमें नागरिकता प्राप्त करनी है या ग्रहण करनी है, तो उस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं हमें उनका अनुकरण करना पड़ेगा। दूसरा है दार्शनिक तथ्य। जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसका समर्पण भाव, उसकी सद्भावना अमेरिका के विकास के लिए हो जाती है। क्योंकि जहां का वह व्यक्ति नागरिक होगा, जो व्यक्ति जहां का नागरिक होगा, उसके मन में जो भी अच्छे विचार हैं, जो भी सद्भावना है, जो भी बातें आती हैं, वह उस जगह के विकास के लिए आती है। तो सद्भावना, समर्पण का भाव अमेरिका के विकास के लिए ही आएगा, क्योंकि उसकी पहचान अमेरिका के नागरिक के रूप में होती है। तो यह उसका कौन सा पक्ष है? यह उसका दार्शनिक पक्ष होता है। इस प्रकार नीतिगत एवं दार्शनिक पक्षों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान की संरचना को जन्म मिलता है। फोर्थ है धार्मिक पहचान की संरचना। धार्मिक पहचान की संरचना का प्रमुख आधार व्यक्ति की धार्मिक आवश्यकताएं, मूल्य एवं विश्वास होते हैं। जैसा कि थर्ड में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय पहचान तो उसमें राष्ट्र से संबंधित है, धार्मिक पहचान के अंतर्गत धर्म से संबंधित होगा। माता पिता के धार्मिक विश्वासों का प्रभाव बालक पर भी पड़ता है। जैसे जिस धर्म की कोई पहचान होती है, मान लीजिए कि हिंदू संप्रदाय का बालक है, तो वह बोलता है राधे राधे, राम राम आदि शब्दों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से अलग अलग धर्मों में अलग अलग वर्ड्स या शब्द या अभिवादन के जो रूप हैं वह बनाए गए हैं और उनके द्वारा हम उनकी पहचान करते हैं। फिफ्थ है लैंगिक पहचान की संरचना। प्रायः स्त्री एवं पुरुषों के मध्य भी विभाजन का आधार उनकी पहचान का आधार होता है। जैसे कपड़ों के द्वारा हम पहचानते हैं, बालों की बनावट एक पहचान होती है, सामाजिक व्यवहार भी एक पहचान होता है, व्यवसायिक प्रक्रिया पहचान होती है। क्योंकि इनमें अलग अलग पहचान होती है कि स्त्री का व्यवहार अलग होता है, किसी भी पुरुष का व्यवहार अलग होता है, बालों की बनावट उनकी अलग होती है, उनका पहनावा अलग होता है। हमारे समाज में अनेक कार्य हैं जो भी स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। जैसे स्त्री को घर में है वह साफ सफाई अच्छे से रखती है, अच्छा खाना बनाती है, तो एक कुशल गृहिणी के रूप में उसकी पहचान होती है। लेकिन आजकल इसका स्वरूप बदल रहा है धीरे धीरे। आजकल जो पहले ऐसे होता था कि लेडीज ये कार्य नहीं कर सकती हैं या इस पोस्ट पे काम लेडीज नहीं कर सकती हैं, तो उन पर भी वह काम करती हैं। इसलिए अब थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। सिक्स्थ है अक्षमता पहचान की संरचना। अक्षमता कई कारणों से होती है, कुछ जन्मजात होती है और कुछ बाद में होती है। कुछ जन्मजात होती है जैसे बालकों की बुद्धि लब्धि, जैसे किसी का किसी विहीनता, अंग विहीनता के साथ पैदा होना। जैसे जब वह पैदा हुआ तो उसमें कोई अंग है वो उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किसी का कोई एक अंगुली नहीं है या आंख नहीं है, किसी भी कमी के साथ वह पैदा हुआ है। इसी क्रम में किसी दुर्घटना के कारण जन्म के पश्चात यदि उसमें कोई अक्षमता डेवलप हो जाती है या अक्षमता आ जाती है, जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया तो उसके चोट लग गई, किसी दुर्घटना में उसका हाथ पैर टूट गया आदि, तो किसी प्राकृतिक व मानवीय दुर्घटनाओं के कारण अक्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं कई बार। जैसे जापान में परमाणु बम गिराए जाने के बाद वहां जो भी बच्चे पैदा होते हैं वह किसी ना किसी अक्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो अक्षमता पहचान की संरचना। सेवंथ है
संगठनात्मक पहचान की उस संगठन के आधार पर, उस संगठन के नाम के आधार पर पहचाना जाता है। जब कोई व्यक्ति सैन्य संगठन के रूप में सैनिक बन जाता है तो वह उस संगठन के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है और उसकी पहचान एक सैनिक के रूप में होती है। इसी क्रम में संगठन का संस्थापक या संगठन का कोई भी महत्वपूर्ण सदस्य यदि मर जाता है तो उसके लिए वर्षों तक उस दिन को दुखद दिन के रूप में मनाया जाता है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार की पहचान संरचना विविध समूह में देखी जाती है कि वह किसी भी समूह या समुदाय का हिस्सा एक होता है तो उसे उस समुदाय के नाम से, उस समुदाय के व्यक्ति या उसके एक अंग के रूप में जाना जाता है। 8th है अंतरव्यक्तिक पहचान की संरचना। अंतरव्यक्तिक पहचान का संबंध समूह या समाज के विश्वास, मूल्यों एवं विचारों से संबंधित होता है। अंतरव्यक्तिक पहचान की संरचना आत्मविश्लेषण एवं आत्म मूल्यों से भी होती है। इसमें व्यक्ति अपनी पहचान के बारे में विचार करता है। अंतरव्यक्तिक पहचान की संरचना के अंतर्गत व्यक्ति अपनी पहचान के बारे में विचार करता है कि वास्तविक रूप से उसको नैतिकता एवं आदर्शवादी व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए क्योंकि उसको लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। इस प्रकार की अंतःक्रिया बालक के मन को अपनी एक पृथक एवं विशेष पहचान विकसित करने की इच्छा प्रकट करती है। थैंक यू।